जी हाँ प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मंथन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं पी के गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूँ। पिछले एक लेक्चर में हम लोग जो है ना क्वेश्चन नंबर 60 तक देखे थे। आज जो है ना क्वेश्चन नंबर 61 से 80 की तरफ क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन जो है ना ये सेट 1 का लेक्चर 4 है, जो साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया है और ये सभी क्वेश्चन को बारीकी से देखते चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन कहता है 61 क्वेश्चन में है क्या कि किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी है और प्रतिरोध आर है एवं प्रवाही धारा आई के बीच क्या संबंध होगा। तो ये क्वेश्चन V बराबर आई आर होता है। V बराबर क्या होता है? आई आर। ओम के नियम से होता है V बराबर आई आर, अर्थात यहाँ पे I बराबर हो जाएगा R बट्टा V या V बट्टा आर। I बराबर क्या हो जाएगा? V बट्टा आर, या यहाँ पे R बराबर हो जाएगा V बट्टा आई। इसको R को इधर रख लेंगे तो V इधर रहेगा, यहाँ पे V बट्टा क्या हो जाएगा? I। तो सो V बट्टा आई ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर किस में है? सी में। तो 61 का आंसर हो जाएगा सी। 61 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। आर बराबर V बट्टा आई, यह हो जाएगा V बराबर आई आर। यह ओम के नियम से फार्मूला निकलता है। किसके नियम से निकलता है? ओम के नियम से। V बराबर आई आर, तो इसमें हो जाएगा R बराबर V बट्टा आई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि यदि 100 वाट की विद्युत बल्ब 100 वाट का विद्युत बल्ब है, 100 वाट के विद्युत बल्ब को 250 वोल्ट के विद्युत मेन मतलब तार है, यहाँ पे तार से जोड़ा जाता है, तो बल्ब में प्रवाही धारा का मान बताएं। तो यहाँ पे P का मान गिवन है, ठीक है, और यहाँ पे V का भी मान जो है ना क्या है? गिवन है। P का मान दिया गया है, V का मान दिया गया है, और हमें I निकालना है। क्या निकालना है? I निकालना है। तो एक फार्मूला हो सकता है P बराबर होता है W बट्टा टी। P बराबर क्या होता है? W बट्टा टी, ठीक है। तो जब P बराबर W बट्टा टी, तो W के जगह पर लिख सकते हैं VIT बट्टा क्या लिख सकते हैं? T। तो T से T कैंसिल हो गया, तब बच गया P बराबर VI। P बराबर क्या बच गया यहाँ पे? VI। मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि P का मान दिया गया है 100 वाट, या I निकालना है तो P बराबर I निकालना है इसमें, तो P बट्टा V हो जाएगा, क्योंकि ये V मल्टीपल में इधर जाएगा डिवाइड कर जाएगा, तो I इक्वल टू हो जाएगा P बट्टा क्या हो जाएगा? यहाँ पे V हो जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब I बराबर P बट्टा V हो जाएगा तो P का वैल्यू जो है ना यहाँ पे 100 वाट गिवन है, तो हम 100 रख देंगे, ठीक है। और यहाँ V का वैल्यू जो है ना 250 है, तो हम 250 रख देंगे। तो यहाँ पे 0 से 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और 10 जो है ना कटेगा तो 2.5 होगा, तो आई मीन 1 बट्टा 2.5 होगा। ये कट कर आ जाएगा, इसको भाग देंगे तो कट कर जाएगा 0.4। क्या जाएगा? 0.4। हम एक बार कलर चेंज करके बता देते हैं इसको कि ये कट कर कितना आ जाएगा? 0.4। तो 0.4 बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 0.4 एम्पियर। मतलब फार्मूला इसमें जो लगा है वो P बराबर W बट्टा टी है, पावर का फॉर्मूला है। W के जगह पर होता है VIT, T से T कैंसिल हो जाएगा, P बराबर VI, जहाँ पे P 100 वाट दिया गया है और V जो है ना 250 वोल्ट दिया गया है। I कैलकुलेट करना है, आप डिवीजन कर देंगे, I निकल जाएगा 0.4 एम्पियर, ठीक है ना। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 63 की बात होगा। 63 क्वेश्चन देखेंगे। 63 क्वेश्चन का था विद्युत फ्यूज तार, या फिर से देख लीजिए एक बार अच्छे से कि विद्युत फ्यूज आधारित है। फ्यूज किस पर आधारित है? तो एक बार बता दें कि फ्यूजन विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव, इसका विद्युत 63 का क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर ए हो जाएगा, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। धारा कौन प्रभाव पर? ऊष्मीय प्रभाव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युतधारा उत्पन्न करने के लिए कौन सी युक्ति लगी होती है, या कौन सी युक्ति का उपयोग करते हैं? विद्युतधारा उत्पन्न करने के लिए कौन सी युक्ति का उपयोग करते हैं? तो युक्ति हो जाएगा विद्युत जनित जनरेटर। क्या हो जाएगा? जनरेटर का उपयोग करके इससे विद्युतधारा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी चालक तार से विद्युतधारा प्रवाहित की जाती है तो गतिशील कण क्या होता है? धारा के प्रवाह होने में जो है ना, धारा के प्रवाह होने में इलेक्ट्रॉन का जो है ना ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन मोशन में रहता है, इलेक्ट्रॉन लगातार गति करते रहता है। इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ई सूचित करते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है निरपेक्ष आवेश -1 होता है। क्या होता है? -1 होता है। ऐसे भी धारा प्रवाहित होने के लिए फार्मूला होता है I बराबर Q बटा टी। आई बराबर क्या होता है? Q बटा टी। यहाँ फार्मूला बनता है, या इसका डिफिनेशन बनता है कि आवेशों के प्रवाह के दर को विद्युतधारा कहते हैं। तो आवेश Q गति कर रहा है, तो Q जो गति करता है तो Q बराबर होता है +-NE। क्या होता है? +-NE। तो E यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। जब किसी चालक तार से विद्युतधारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं? बुआ तो इलेक्ट्रॉन। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला कि 66 में है कि जीव द्रव्यमान ऊर्जा
का स्रोत का उदाहरण निम्न से कौन नहीं है? जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्न से कौन नहीं है? तो ये अच्छा क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे कह रहा है क्या कि जीव द्रव्यमान ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण कौन नहीं है? तो यहाँ पे एक नाभिकीय ऊर्जा की बात करते तो ये जीव द्रव्य ऊर्जा नहीं हो सकता है। बाकी पेट्रोलियम, बायोगैस या कोयला यह जीव द्रव्यमान ऊर्जा के संबंधित आता है। और नाभिकीय ऊर्जा जो है ना रासायनिक तत्वों से प्राप्त किया जाता है और इसको परमाणु नाभिकीय विखंडन करके जो है ना नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। बाकी सब में जो है ना एनर्जी समाहित होती है, जिससे हम एनर्जी भरपूर मात्रा में डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं, और जबकि नाभिकीय ऊर्जा को न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा इसका तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, पवन विद्युत संयंत्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? पवन चक्की जो लगा होता है, हवा की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए जिससे कि बिजली पैदा किया जा सकता है? तो यहाँ बिजली उत्पन्न होने के लिए कम से कम हवा की चाल चाहिए 15। कितना चाहिए? 15। तो ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है 15। ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है 15 किलोमीटर पर आवर। 150 किलोमीटर, 150 में भाई आंधी तूफान आ जाता है, और 1500 किलोमीटर तो ये संभव ही नहीं है। 1.5 में तो नॉर्मल होता है, ऐसे भी हवा लगता था 1.5 का। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जो है ना हवा बहता है, तो पवन चक्की से जो है ना विद्युत बनाया जा सकता है। 68 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मतलब NO2। कौन सी यहाँ पे? NO2। 68 का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा और 67 का ए हो जाएगा। 67 का क्या हो जाएगा? ए। निम्न से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो NO2 क्या हो जाएगा? NO2। NO2 होगा, ठीक है ना। तो NO2 होता है, जिसको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और 69 कौन सी यहाँ पे? 69 कहता है 69 कहता है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है या बनाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एक विशेष प्रक्रिया होती है कि सोडियम क्लोराइड NaCl, कौन सी यहाँ पे? NaCl, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस H2O, कौन सी यहाँ पे? H2O, जलीय विलयन मिल करके साथ में बनता है क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और साथ में क्लोरीन गैस क्या होता है? मुक्त होता है। तो क्लोरीन गैस मुक्त होता है, इस अभिक्रिया को कहते हैं क्लोरो अभिक्रिया। क्या कहते हैं इसको? क्लोरेट अभिक्रिया, या सीधे कह सकते हैं क्लोरो अभिक्रिया। इस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका कि क्लोरो अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? क्लोरो अभिक्रिया। इसको कौन अभिक्रिया कहते हैं? क्लोरो अभिक्रिया। एक बार कट करके देख लीजिए यहाँ पे कि इसको क्लोरो अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरो अभिक्रिया। याद रख लीजिएगा, इसको क्लोरो अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। 69। नेक्स्ट क्वेश्चन है, से कौन सा सही है? आगे देखते हैं क्या लिखा है, कौन सा सही है। तो भाई इसमें तो भाई बेकिंग सोडा नहीं है, धोवन सोडा का फॉर्मूला है, क्योंकि इसमें सब में जल लगा हुआ है। तो ये धोवन सोडा का फॉर्मूला है। तो धोवन सोडा का फॉर्मूला कौन सा इसमें सही है? तो 10H2O जल होता है। कितना होता है? 10H2O, NO2CO3 इंटू 10H2O, सोडियम कार्बोनेट इंटू 10 मोल जल। क्या मोल जल होता है? 10 मोल। तो ये बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 10 मोल जल वाला, ठीक है ना। निम्न से कौन से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो चाकू से काटा जाता है सोडियम को। किसको काटा जाता है? सोडियम को। और सोडियम के साथ साथ सोडियम ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लिथियम। लिथियम को भी काटा चाकू से काटा जाता है। तो लिथियम का सेकेंड Li होता है। ये वर्ग 1 का तत्व है। लिथियम जो है ना, हलीना करे रब से फरियाद, वर्ग 1 का तत्व है। तो वर्ग 1 का और आवर्त 2 का तत्व है। किसका तत्व है ये? आवर्त 2 का तत्व है। वर्ग 1 और आवर्त 2 का तत्व ये इस ब्लॉक में आने वाला तत्व है। इसकी संयोजकता जो है ना +1 होती है। ये लिथियम जो है ना तत्व पाया जाता है, इसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। इसका घनत्व बहुत कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, मतलब 3 आबंध होता है। ट्रिपल बॉन्ड किस में होता है? तो भाई जिसमें जो है ना हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से दोगुना से दो कम होगा, उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है ना। तो इसमें कार्बन की संख्या 3, हाइड्रोजन की संख्या 4 है। 3 दूना 6, और 6 में से 2 घट गया तो 4, ठीक है ना। तो दोगुना से 2 कम है सी वाला में। आप देख लीजिए, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, ठीक है। और इसमें लगाना पड़ेगा आपको ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि इसमें एक ही हाइड्रोजन आप डाल सकते हैं, ठीक है। ये 3 1 4 ले लिया है, और 1 2 3 इसमें हाइड्रोजन 1 2 और हाइड्रोजन कितना देंगे यहाँ पे? 3, ठीक है। तो आप देख लीजिए, इसमें 1 2 3 4 हाइड्रोजन हो गया, और 1 2 3 कार्बन हो गया, और देखिए इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ गया, अर्थात C3H4। C3 क्या हो जाएगा? H4। कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन सा है? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 73 में कि कार्बोनिल
कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन सा है? तो कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं किसको? इसको कहते हैं CO को। किसको कहते हैं यहाँ पे? CO को। या C डबल बॉन्ड O को क्या बोलते हैं? कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल ग्रुप के नाम से जानते हैं। तो 73 का हो जाएगा B और 72 का हो जाएगा C। 72 क्या हो जाएगा? C। और 71 का तो आप देख रहे थे कि A था। क्या था? A। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है जिनमें से कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? ये क्रियाशीलता श्रेणी की नीचे से दे रखा है। इसमें सबसे कम क्रियाशील है और हम बोले तो सोना। कौन सी? सोना, ठीक है ना। और उससे अधिक क्रियाशील है चांदी। कौन सी है? चांदी, ठीक है ना। और उससे अधिक क्रियाशील कौन है इसमें? तो मरकरी। कौन सी है? मरकरी, ठीक है ना। तो सबसे अधिक हो जाएगा तांबा। क्या हो जाएगा? तांबा, ठीक है ना। तो एक A नंबर ऑप्शन हो जाएगा 74 का A, तांबा। 74 का A क्या हो जाएगा? तांबा। 74 पर ध्यान रखिए, तो 74 का A हो जाएगा तांबा। 74 का A क्या हो जाएगा? तांबा, ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 75 कहता है प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन है बुआ? सूर्य। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? सूर्य। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन से यहाँ पे? तो सूर्य आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे पौधे कहलाते हैं, तो हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं कि अपघटक कहलाते हैं कि उपभोक्ता की आहार श्रृंखला, ठीक है ना। तो हरे पौधे कहलाते हैं, तो हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक। क्या कहलाते हैं? उत्पादक। जितने भी हरे पौधे हैं ना सब वो उत्पादक होते हैं। क्या होते हैं? उत्पादक। अपघटक जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पेड़ पौधे को पत्तियों को सराहने गलाने का काम करता है, उसको अपघटक कहते हैं। उपभोक्ता जो खाने के लिए उपयोग करते हैं, जिसको हम खाते हैं, या जो व्यक्ति खाता है या जो जीव खाता है उसको उपभोक्ता कहते हैं। और उपभोक्ता का जो एक सीरीज बन जाता है उसको आहार श्रृंखला बोलते हैं। और जहाँ से उत्पादन होता है उसको उत्पादक। तो हरे साग सब्जी या जितने भी पेड़ पौधे हैं सबके सब क्या है? उत्पादक है। 76 का हो जाएगा A। 76 क्या हो जाएगा? A। कीटों के पंख और चमगादड़ किस तरह के जो है ना अंग है? कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख वो किस तरह के जो है ना अंग है? क्वेश्चन नंबर 77 का देखिए, ऑप्शन नंबर A का आता है समजात अंग, दूसरा अवशेषी अंग है, दूसरा क्या अवशेषी अंग, तीसरा समवृद्धि अंग, और चौथा दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा समवृद्धि अंग। मतलब कि बनावट के आधार से बराबर दिखता है इसलिए इसको संरचना समान होता है, तो इसको समवृद्धि अंग। 77 का C। 77 क्या हो जाएगा? C। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है या अभिक्रिया है? पहला है उपचयन संयोजन और उसके बाद है अपचयन और विस्थापन। इसका आंसर हो जाएगा अपचयन। क्या हो जाएगा? अपचयन। अपचयन के नाम से इसको जानेंगे। 78 का C। 78 का क्या हो जाएगा? C। 79 निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगी जंतु है? केंचुआ को उभयलिंगी कहते हैं। केंचुआ क्या कहते हैं? उभयलिंगी। और ध्यान दीजिएगा 79 का A हो जाएगा। 79 क्या हो जाएगा? A। 78 का C, 79 का A। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 और लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का। 80 कहता है, और इस सेट का भी ये लास्ट क्वेश्चन है आज के। पहला जो है ना सेट 1 यहीं पे समाप्त होता है, क्योंकि 80 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, 80 में से ही 40 जवाब देना पड़ता है, ठीक है ना। और इस तरीका ये क्वेश्चन जो है ना आज, निम्न से कौन से एक भूमिगत जल का उदाहरण है? इनमें से कौन सा एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो भूमि के अंदर वाला जल कौन सा है? नदी भी भूमि के अंदर का जल नहीं होता है, तालाब भी भूमि के ऊपरी सतह का जल होता है, समुद्र भी जो है, नदी भी जो है ना जमीन के ऊपरी सतह का होता है, तालाब भी जमीन के ऊपरी सतह का होता है, समुद्र भी जमीन के ऊपरी सतह होता है। तो जमीन के भीतर से निकलता है पानी, जो कुआं निकलता है। क्या निकलता है? कुआं। अर्थात भूमिगत जल होगा 80 का B। क्या हो जाएगा? 80 का B। 80 का क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर हो जाएगा B नंबर, ठीक है ना। तो इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 80 तक यहाँ पर प्रश्नों को डिस्कस करने का संपूर्ण प्रयास किया, और हमें आशा है कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा जो है ना कार्यरत होगा। ये बहुत कार्य करेगा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में, जो हमें ये पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग 1 से लेकर 80 तक सभी प्रश्नों को काफ़ी अच्छे से पढ़िए, और इसको एक बार 2 बार देखिए अच्छे से, और सभी का ऑप्शन बाय ऑप्शन इसको देखने का हम सबने सबको पर समझाने का प्रयास किया है। अच्छे से देखकर अच्छे से इसको दिमाग में रखें और एग्ज़ाम के समय इसका जो है ना उपयोग करें। तत्काल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को।